मेरा नाम प्राची है और मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी। वैसे तो हमारा गांव जालंधर के पास है, पर पापा की नौकरी के कारण हम शहर में रह रहे थे। गांव में मेरी दादी और चाचा रहते थे। गांव में पापा की बुआ का देहांत हो गया था, इसलिए हम सभी को अंत्यविधि के लिए अचानक निकलना पड़ा। वैसे हमारा सहज गांव जाना नहीं होता था, पर इस बहाने दादी से भी मिलना हो जाएगा, इसलिए सभी गांव चले गए। माँ मुझे ज़बरदस्ती जहाँ अंत्यविधि हो रही थी वहाँ ले गई। वहाँ सभी लोग, सभी रिश्तेदार एक व्यक्ति के आने का इंतज़ार कर रहे थे। व्यक्ति मतलब उस गांव में मृत व्यक्ति को नहलाने वाली औरत आशा। मैंने अपनी चचेरी बहन से पूछा कि ये आशा कौन है। उसने कहा, आशा जिस भी मृत व्यक्ति को नहलाती है, दूसरे ही दिन उसके घर वाले अमीर हो जाते हैं। अब देखना बुआ के घर वाले कैसे कल अमीर हो जाएंगे। मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए मुझे ये सब सुनकर हंसी आ रही थी। उस पर मेरी बहन ने कहा, तू हंस मत, देखना तुझे 4-5 दिन के अंदर ही विश्वास हो जाएगा। उतने में आशा आ गई। उसे देख सब कहने लगे, आशा आ गई, आशा आ गई, और सब एक बगल होने लगे। जब मैंने उसे देखा तो वह मुझे 50-55 वर्ष की चालाक औरत लगी। आशा ने मृत व्यक्ति को नहलाते समय कमरे में से सभी को बाहर निकाल दिया और खुद अकेले ही उस व्यक्ति को नहलाकर बाहर आ गई। जब मैंने घर आकर दादी से पूछा तो दादी ने कहा कि अभी तक तो ऐसा ही होता आया है, अब देखो कल क्या होता है। मुझे गांव का माहौल बहुत पसंद था और साथ ही फ़ोटोग्राफ़ी भी, इसलिए मैं अपनी चचेरी बहन के साथ जाकर प्रकृति के फ़ोटो खींचती, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें गांव में छोड़कर शहर लौट गए थे। दूसरे दिन गांव की सैर करते समय वह औरत सामने से आ रही थी जिसने कल मृत व्यक्ति को नहलाया था। मैंने अपनी बहन से पूछा कि ये कहाँ जा रही थी, तो उसने बताया कि ये कहाँ जाती है, क्या करती है, किसी को भी पता नहीं, पर गांव में कोई तो जाने वाला है, इसकी खबर उसे पहले से ही होती है। 1 हफ्ता ही बीता था और मेरी बहन की कही हुई बात सच साबित हुई। मेरे पापा की बुआ के घर के लोग अमीर हो गए थे। ये बात रात से होने लगी थी और इतने पैसे कहाँ से आए, ये किसी को भी मालूम नहीं था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। इस तरह से तो किसी के पास भी पैसे नहीं आते, ज़रूर कोई ना कोई बात होगी जो वह लोग बताना नहीं चाहते। वह कहते हैं कि अगर हमने बता दिया तो हमारे सारे पैसे चले जाएंगे। दूसरी तरफ आशा भी बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रही थी। एक दिन मैं सुबह के समय फ़ोटो खींच रही थी कि तभी सामने से एक औरत अपना चेहरा छुपाते हुए जा रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह आशा थी। मेरी बहन बोली कि ज़रूर आज गांव में कोई मरने वाला है। मुझे उसकी ये बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई और मैंने उससे कहा, तुम्हें कैसे पता? उस पर उसने कहा कि आशा को पहले से ही पता होता है और उस तक खबर पहुंचाने से पहले ही वह मृत व्यक्ति को नहलाने के लिए आ जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है? पहले से ही कैसे किसी को पता हो सकता है कि कौन मरने वाला है? पर इस बार मेरी बहन सही थी। थोड़ी देर में ही गांव में बात फैल गई कि बहुत दिनों से अस्पताल में भर्ती अनीता देवी का निधन हो गया है। ये खबर सुनकर तो मैं सन्न ही रह गई कि ये कैसे हो सकता है, पर सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मुझे इतनी हैरानी में देखकर मेरी दादी कहने लगी कि आशा एक ईमानदार औरत है, उस पर शक करने की गलती मत करो, उसके सपने हमेशा सच होते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दादी को कैसे समझाऊं कि तुम लोग बड़े ही सीधे और भोले हो, किसी पर भी तुरंत भरोसा कर लेते हो। हम सभी अनीता देवी के घर पहुँचे। वहाँ देखा तो उनकी लड़की जो शहर में रहती थी, वह कह रही थी कि मेरी माँ का आखिरी स्नान हम ही करेंगे। उसके ऐसे बोलने से आशा के चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था। कुछ औरतों ने उसे समझाया कि हमारे गांव में मृत व्यक्ति को आशा ही नहलाती है
और जिसे ये नहलाती है उसके घर के लोग अमीर हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वह इस बात के लिए राज़ी हुई। पिछली बार की तरह आशा ने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। आखिर वे ऐसा क्या करती है कि मृत व्यक्ति के घर वाले अमीर हो जाते हैं? ये सवाल मुझे बार बार सताए जा रहा था और मुझे इसकी तह तक जाना था। आशा एक बार गांव से गायब हो गई। वह कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, ये किसी को मालूम नहीं था। हाँ, इतना पता था कि वह बगल वाले गांव में रहती है और हमारे गांव के सभी बुजुर्ग लोगों की नज़रों में वह एक ईमानदार औरत थी, जो एक पैसा न लेते हुए मृत व्यक्ति को नहलाती थी और उसी के कारण मृत व्यक्ति के घर वाले अमीर हो जाते थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, पर दोनों बार मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। अनीता देवी के मरने के 3 हफ्ते बाद ही उनके घर वालों को 2.5 लाख का चेक उनके दरवाजे पर पड़ा मिला। कुछ दिनों में ही बुआ के यहाँ की परिस्थिति बदलने लगी और ये सब आशा की कृपा थी। एक दिन अचानक दादी की तबीयत बिगड़ गई। मैं और मेरे चाचा उन्हें गांव के बाहर एक अस्पताल में ले गए। वहाँ मैंने आशा को एक लैब में किसी से बात करते देखा। उस समय मेरे पास कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था। हम तुरंत ही दादी को लेकर अंदर चले गए। दादी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें 5 दिन के लिए एडमिट कर लिया। दादी की सेहत में जब सुधार आया तो मेरे मन में आशा का ख्याल आया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। दादी को अब जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और चाचा ने मुझे और चाची को घर जाने के लिए कहा। जैसे ही हम बाहर निकले, मुझे फिर से आशा दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद जहाँ किसी से मिलने आई होगी, लेकिन दूसरे दिन फिर से वह मुझे अस्पताल में दिखने पर हैरानी हुई। तभी मैंने एक नर्स से पूछा कि आशा यहाँ वार्ड की देख रेख का काम करती है। उसकी ये बात गांव में किसी को भी पता नहीं होगी। तभी मैंने उसे एक नर्स से बात करते हुए सुना कि अब मुझे जाने दो, उसे नहलाने की व्यवस्था करनी है। अब मुझे समझ आया कि ये खबर उसे अस्पताल से पता चलती है। वह मृत व्यक्ति के घर वालों से पहले गांव पहुंच जाती है और गांव वालों को लगता है कि आशा आज गांव में आई है, मतलब कोई जाने वाला है। मैं सोचने लगी कि यहाँ काम करती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर ये जिस मृत व्यक्ति को नहलाती है उसके घर वाले अमीर हो जाते हैं, ये बात मुझे खटक रही थी। और एक बात ये थी कि वह उसके अलावा किसी और को उस व्यक्ति को नहलाने नहीं देती थी। 4 दिन बाद मेरी दादी को डिस्चार्ज मिल गया। इन 4 दिनों में मैंने आशा पर नज़र रखी थी, पर मुझे ऐसा कुछ अलग नहीं लगा। कुछ दिनों बाद चाची के बगल में गांव में मौसी का देहांत हो गया। मुझे पूरा विश्वास था कि आशा यहाँ भी होगी, पर हैरानी हुई जब पता चला कि वहाँ नहीं थी। मैंने चाची से इस बारे में पूछा तो चाची ने बताया कि वह सिर्फ अपनी मर्ज़ी के लोगों को ही नहलाती है और ख़ासकर जो लोग बीमार रहते हैं। मेरी मौसी बीमार नहीं थी, उन्हें हार्ट अटैक आया था। सब कुछ हो जाने के बाद मैं और चाची घर लौटे। मेरे मम्मी पापा भी हमें लेने आ गए थे, पर आशा का रहस्य जानने से पहले मेरा गांव छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पर कोई सबूत ना होने के कारण मुझे शहर लौटना पड़ा। मैं अपने कॉलेज में बिज़ी हो गई। धीरे धीरे मैं सब बातें भूलने लग गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे फिर से गांव जाने का मौका मिलेगा, लेकिन अचानक मेरी दादी के बीमार होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। हम सभी अंतविधि के लिए गांव पहुंचे और ये मौका मुझे हाथ से जाने नहीं देना था, क्योंकि ये हमारा अपना घर था। तभी किसी ने आशा को मृत व्यक्ति को नहलाने के लिए आवाज़ दी। इतने में मैंने जल्दी से जिस कमरे में मृत व्यक्ति को नहलाते हैं वहाँ एक छोटा सा कैमरा फिट कर दिया और दौड़कर बाहर आ गई। हर बार की तरह आशा ने सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहा और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। आधे घंटे बाद वह बाहर आई। बाकी की सारी विधि पूरी हुई
और मैंने शाम को चुपचाप वह कैमरा निकाल लिया। मैं जानती थी कि ऐसे समय में वीडियो बनाना गलत था, यूँ कहूँ कि अच्छा नहीं होता, पर मुझे सच जानना था। इस वीडियो में साफ नज़र आ रहा था कि आशा मृत व्यक्ति को कैसे नहलाती है और ऐसा क्या करती है कि मृत व्यक्ति के घर वाले अमीर हो जाते हैं। मैं और मेरी बहन देख रहे थे कि आशा ने दादी को वैसे ही नहलाया जैसे मृत व्यक्ति को नहलाया जाता है, पर ऐसा कुछ होता जो 4-4 बार वीडियो देखकर भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने फिर से वीडियो देखी तो समझ आया कि बात क्या है। मैंने मेरी बहन से पूछा कि दादी बीमार थी क्या? हाँ, सीने में दर्द की वजह से अस्पताल ले गए थे। 3-4 दिन रखने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। मैंने फिर पूछा, दादी का ऑपरेशन हुआ था? नहीं नहीं, उनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। पर हुआ क्या है? मैंने कैमरा उसके सामने कर दिया और कहा, ये देखो, दादी के शरीर में टांकों के निशान हैं, जैसे कोई ऑपरेशन होने पर होते हैं। मैंने घर में सभी से पूछा कि दादी का कभी कोई ऑपरेशन हुआ है? सभी ने मना कर दिया। अब मुझे आशा पर शक होने लगा। मैंने वीडियो ध्यान से देखा। उसमें आशा जहाँ टांके थे वहाँ वह बड़ी सहजता से पानी डाल रही थी। अगर उसके मन में चोरी नहीं होती तो उसे घर वालों को बताना चाहिए था कि दादी के शरीर पर टांकों के निशान हैं, पर वह चुप रही। दूसरे ही दिन मैंने आशा को बुलाया और वीडियो दिखाया और उसे सच बताने के लिए कहा। वह ये सब देखकर डर गई और कहने लगी कि मुझे कुछ मालूम नहीं। उसे डराने धमकाने पर उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम इन सब के बारे में, और तुम्हारी दादी बंसल डॉक्टर की पेशेंट थी, उन्हें ही इन सब के बारे में पता होगा। एक बात ये पता चल गई कि दादी डॉक्टर बंसल की पेशेंट थी। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे अस्पताल ले चलो और कुछ दिन मुझे अपनी भतीजी बताकर अपनी जगह मुझे काम करने के लिए वहाँ पर रख दो। दूसरे दिन मैं उसके साथ अस्पताल गई और मैंने जैसे बताया था वैसे बोलकर मुझे काम पर रखकर वह वहाँ से चली गई। अब मुझे देखना था कि आखिर इस अस्पताल में क्या हो रहा है। मेरे पापा ने तो बड़ी मुश्किल से इन सब के लिए हाँ की थी। 2-3 दिन तो ऐसा ही कुछ नहीं लगा जिससे किसी पर शक हो। 4-5 दिन बाद डॉक्टर बंसल राउंड पर आए। मैंने उन्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे पहले कहीं देखा हो, पर याद नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने नर्स को आशा को बुलवाने के लिए कहा। आशा आती है और सीधे डॉक्टर के रूम में चली जाती है। मैं दरवाजे के कोने से उसकी बातें सुन रही थी। डॉक्टर आशा से कहते हैं कि एक पेशेंट की मौत हो गई है, इसलिए उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहा हूँ। तुम गांव में जाकर उसे नहलाने की तैयारी शुरू करो और किसी और को उसे नहलाने मत देना। और हाँ, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। और पिछले हफ्ते जो औरत मरी थी उसके घर वालों तक भी पैसे पहुँचाने हैं, मैं तुम्हें दे दूँगा। तुम वह पैसे आगे दे देना। अब जाओ तुम। मैंने अपना फ़ोन निकाला और कुछ सर्च करने लगी। थोड़ी ही देर में मुझे सब समझ आ गया कि माजरा क्या है। मुझे पता लगा कि 8 साल पहले ही कानून के कारण कुछ सालों की सज़ा हुई थी और उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। अब सालों बाद डॉक्टर ने फिर से वही सब कुछ शुरू कर दिया है। दरअसल ये डॉक्टर मरे हुए व्यक्ति के शरीर के अंगों को निकालकर ज़्यादा कीमतों में बेचते थे और सिर्फ आशा को उसे नहलाने के लिए कहते थे, ताकि किसी को टांकों के निशान दिखाई ना दें, और उससे कुछ पैसे उस व्यक्ति के घर वालों तक पहुंचाए जाते थे और उनसे एक एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया जाता था, जिसमें लिखा होता था कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने पेशेंट के शरीर के अंगों को निकालने की परमिशन दे रहे हैं। बेचारे ये लोग जो पढ़े लिखे ना होने के कारण कहीं भी साइन कर देते थे और ये डॉक्टर खुद को हर बार बचा जाता। हमें मृत व्यक्ति के घर वालों ने परमिशन दी है, तो ये गैर कानूनी कैसे हो सकता है? इस प्रकार से मरे हुए व्यक्ति के अंगों को ज़्यादा कीमतों में बेचकर मैं बड़े अस्पताल
भेजे जाते। मैंने उनकी बातों की सारी रिकॉर्डिंग कर ली और पुलिस को बुलाया। उन्हें उनके कर्मों की सज़ा मिलकर ही रहेगी। अस्पताल के उस डॉक्टर के साथ साथ कई कर्मचारियों को भी पकड़ कर ले जाया गया और अस्पताल सील कर दिया गया। ये काम करीब 4-5 सालों से चल रहा था और जब गांव वालों को ये सब पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा। सभी ने मुझे शुक्रिया कहा और ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया। एक बात की संतुष्टि थी कि मेरी वजह से मरे हुए व्यक्ति कैसे अमीर होते हैं ये भी पता चला और मानव अंगों के बेचने वाले इस धंधे को रोका गया और उन लोगों को उनके किए की सज़ा भी मिली। दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।